चलिए पहली स्लाइड देखते हैं। जी बिल्कुल सर। और आज का जो हमारा ये डीप डाइव है ना, ये भूगोल और इतिहास दोनों के ही नजरिए से बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। एकदम सही। तो हम अपनी स्क्रीन पर अभी बिहार का एक 3D एनिमेटेड मैप देख सकते हैं। और इसमें एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात जो हाईलाइट हो रही है वो ये है कि इस पूरे राज्य का 96% हिस्सा यानी लगभग पूरा का पूरा राज्य ही सिर्फ नदियों के मैदानी भाग से बना है। 96%? मतलब सिर्फ 4% हिस्से में पहाड़ और पठार है? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ बिल्कुल। और आप मैप में देख सकते हैं कि कैसे वो विशाल हरा हिस्सा गंगा का मैदान है। तो हम इस पूरे भूगोल को एक जीवंत मशीन की तरह समझेंगे। हमने इसे स्क्रीन पर 3 अलग-अलग रंगों में बांटा है। पहला, जो ऊपर उत्तर पश्चिम में हल्का भूरा रंग ब्लिंक कर रहा है, वो शिवालिक का पहाड़ी क्षेत्र है। दूसरा, वो विशाल हरा हिस्सा जो गंगा का मैदान है। और तीसरा, जो नीचे दक्षिण की तरफ गहरा पीला रंग है, वो दक्षिण का पठारी भाग है। तो सर चलिए सबसे पहले उस ऊपरी भूरे वाले हिस्से की बात करते हैं। शिवालिक श्रेणी, ये हिमालय का हिस्सा है ना? हाँ, इसे हम एक बालकनी की तरह समझ सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैमरा अब उत्तर पश्चिम की तरफ जूम इन कर रहा है, पश्चिमी चंपारण जिले के पास। ये हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। नवीनतम मतलब इसका निर्माण टर्शरी काल की चट्टानों से हुआ है। टर्शियरी काल। सर एग्जाम में अक्सर ये शब्द आता है, इसे अगर आसान भाषा में समझना हो तो? टर्शरी मतलब जब मुख्य हिमालय बन चुका था, उसके बाद जो मलबा नीचे गिरा, उस मलबे के जमने से जो आकृतियां बनी, वो टर्शरी चट्टानें कहलाईं। मतलब ये निर्माण की अंतिम अवस्था थी। अच्छा, मतलब मुख्य इमारत बनने के बाद जो मलबा बचा उससे ये बालकनी या छज्जा बन गया। बिल्कुल सही। और इस बालकनी के 3 मुख्य हिस्से हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 3 लाल लाइनें हाईलाइट हो रही हैं। पहली और सबसे बड़ी लाइन है सोमेश्वर श्रेणी। ये लगभग 74 किलोमीटर लंबी और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। और शायद इसकी ऊंचाई औसत 450 मीटर है ना? हाँ, लेकिन यहाँ एक एग्जाम पॉइंट नोट करने वाला है। स्क्रीन पर देखिए, एक पहाड़ी की चोटी पर एक लाल झंडा ब्लिंक कर रहा है। ये बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है। ये भैंसालोटन से बेकनाठोरी तक फैली है। अरे वाह, 874 मीटर! और सर इसके ठीक नीचे जो दूसरी लाइन ब्लिंक कर रही है वो क्या है? वो है रामनगर दून, 32 किलोमीटर लंबी पहाड़ियों की श्रृंखला। और इन दोनों के बीच जो घाटी बनती है, जो स्क्रीन पर नीले रंग से भर रही है, वो हरहा घाटी है। 24 किलोमीटर लंबी दून घाटी। दून घाटी। मतलब वो समतल जगह जो दो पहाड़ों के बीच में होती है। बिल्कुल। और यहीं से हरहा नदी निकलकर गंडक में मिलती है। अब चलिए अपनी दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। विशाल गंगा का मैदान। कैमरा पहाड़ों से नीचे उतरकर उस बड़े हरे हिस्से पर जूम आउट हो रहा है। सर अगर वो टर्शरी था तो ये मैदान किस चीज से बना है? ये मैदान क्वाटरनरी चट्टानों से बना है। क्वाटरनरी का मतलब है सबसे नया, पृथ्वी के इतिहास का एकदम नवीनतम हिस्सा। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कैसे पहाड़ों से एक नीले रंग की नदी का फ्लो एनिमेशन नीचे आ रहा है। नदियां अपने साथ पहाड़ों से मिट्टी और गाद लेकर आती हैं। और उसी गाद के लगातार जमा होने से ये 96% हिस्सा यानी लगभग 90,600 वर्ग किलोमीटर का मैदान तैयार हुआ है। एकदम सही। अब स्क्रीन पर देखिए, बीचों बीच एक मोटी नीली लाइन हाईलाइट हो रही है। ये गंगा नदी है। गंगा इस पूरे मैदान को 2 हिस्सों में बांटती है, उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान। और ये दोनों हिस्से एक दूसरे से एकदम अलग हैं। अलग कैसे सर? मतलब उत्तरी हिस्से में तो हिमालय से नदियां आती हैं, जैसे स्क्रीन पर गंडक, बागमती, कोसी के नाम पॉपअप हो रहे हैं। हाँ, और क्योंकि ये नदियां सीधे बर्फ के ग्लेशियर से उतरती हैं, इनमें पानी का वेग बहुत ज्यादा होता है। जब ये समतल जमीन पर आती हैं, तो अपना बहुत सारा मलबा वहीं छोड़ देती हैं, जिससे इनका खुद का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, और रास्ता ब्लॉक होने से वो अपना रास्ता बदल लेती हैं, जिससे बाढ़ आती है। बिल्कुल। लगभग 56,980 वर्ग किलोमीटर हिस्सा हर साल बाढ़ की चपेट में आता है। लेकिन ये बाढ़ अपने साथ एक वरदान भी लाती है। वरदान? बाढ़ से तो तबाही होती है ना? तबाही होती है, लेकिन ये पानी अपने साथ नई और बेहद उपजाऊ मिट्टी लाता है। इसे खादर मिट्टी कहते हैं। खादर यानी एकदम नई, ताज़ा जलोढ़ मिट्टी। इसे किसी खाद की जरूरत नहीं होती। एग्जाम के लिए इसे याद रखिए, खादर मतलब नई उपजाऊ मिट्टी। समझ गई।
और इसका ढलान भी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ है। लेकिन सर, जब हम दक्षिणी मैदान की बात करते हैं तो क्या वहां भी ऐसा ही है? नहीं। अब स्क्रीन पर दक्षिणी मैदान का एनिमेशन देखिए। इसका क्षेत्रफल 33,670 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ का जो स्लोप या ढलान है ना, वो दक्षिण से उत्तर की तरफ है। एक मिनट, दक्षिण से उत्तर? मतलब अगर हम मैप में देखें तो पानी नीचे से ऊपर की तरफ बह रहा है? हाँ, तीर का निशान देखिए, जो ऊपर गंगा की तरफ जा रहा है। और यहाँ की नदियाँ जैसे कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, ये पहाड़ों के ग्लेशियर से नहीं, बल्कि दक्षिण के पठारों से निकलती हैं। तो मतलब ये नदियां मौसमी होती हैं, बारिश के मौसम में ही इनमें पानी होता है। बिल्कुल, और इसलिए यहाँ बाढ़ बहुत कम आती है। बाढ़ कम आने का मतलब है कि यहाँ हर साल नई मिट्टी नहीं आती। यहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है, जिसे बांगर कहते हैं। अच्छा, खादर नई मिट्टी और बांगर पुरानी मिट्टी। और क्योंकि यहाँ बाढ़ कम आती है तो यहाँ खेती भी ज्यादा स्टेबल होती होगी। एकदम सही। धान, गेहूं और सब्जियों की खेती के लिए ये एक बहुत ही स्थिर इलाका है। यहाँ की औसत ऊंचाई समुद्र तल से करीब 60 मीटर या कह लीजिए 153 फीट है। चलिए अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं, जो बहुत ही दिलचस्प है। जल संरचनाओं की कलाकृतियां। कलाकृतियां? नदियां कलाकृतियां कैसे बनाती हैं? आप स्क्रीन पर एक नदी का एनिमेशन देख रहे होंगे। नदी एकदम सीधी नहीं बहती, वो एक सांप की तरह बल खाते हुए बहती है। इस मोड़ को अंग्रेजी में मियांडरिंग कहते हैं। हाँ, एनिमेशन में दिख रहा है कि नदी कैसे घुमाव ले रही है। और कभी-कभी नदी जब बहुत ज्यादा घुमावदार हो जाती है, तो पानी उस घुमाव को छोड़कर एक नया सीधा रास्ता काट लेता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे वो पुराना घुमावदार हिस्सा नदी से कटकर एक अलग झील बन गया है। अरे वाह, इसका आकार तो बिल्कुल एक यू शेप या किसी जानवर के खुर जैसा दिख रहा है। बिल्कुल, इसीलिए इसे गोखुर झील कहते हैं। और एग्जाम पॉइंट के लिए याद रखें, उत्तर बिहार में इसे चौर या मन कहा जाता है, जैसे लखनी चौर या सुंदरपुर चौर। इसके साथ ही दोआब क्षेत्र भी बनते हैं। दोआब मतलब दो नदियों के बीच की जमीन ना? हाँ, जैसे घाघरा गंडक या कोसी महानंदा दोआब। लेकिन दक्षिण बिहार में आपको चौर या मन नहीं मिलेंगे, वहां आपको टाल क्षेत्र मिलेंगे। टाल क्षेत्र? ये क्या होता है सर? स्क्रीन पर एक कटोरी जैसी आकृति उभर कर आ रही है। टाल क्षेत्र असल में एक निचली भूमि होती है। बारिश के मौसम में यहाँ पानी भर जाता है। आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि कैसे सकरी और क्यूल नदियों का पानी इस कटोरी में इकट्ठा हो रहा है। मतलब ये एक तरह का प्राकृतिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, बारिश का पानी जमा करने का तरीका। एकदम सही कहा आपने। और जब सर्दियां आती है तो ये पानी धीरे धीरे सूख जाता है और जो जमीन बचती है वो नमी से इतनी भरपूर होती है कि वहां रबी की फसल, खासकर दालों और गेहूं की बम्पर पैदावार होती है। बढ़िया टाल और मोकामा टाल इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। तो भूगोल सीधे तौर पर वहां के किसानों की आजीविका तय कर रहा है। ये सच में अद्भुत है। बिल्कुल। चलिए अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे राज्य का सबसे पुराना हिस्सा है, दक्षिण का प्राचीन पठार। कैमरा अब मैप के एकदम निचले हिस्से की तरफ पैन कर रहा है। ये तो एकदम भूरे और कठोर पत्थरों वाला इलाका दिख रहा है। ये कैमूर से लेकर भागलपुर तक फैला है ना? हाँ, ये 6 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली एक पट्टी है। और ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये विंध्यन और धारवाड़ क्रम की बहुत ही प्राचीन चट्टानें हैं। सर, ये विंध्यन और धारवाड़ सुनने में थोड़े मुश्किल लगते हैं। बच्चों को इसे कैसे आसानी से याद रखना चाहिए? देखिए, विंध्यन चट्टानें वो होती हैं जो परतों के जमने से बनती हैं। इनमें मुख्य रूप से चूना पत्थर या लाइमस्टोन मिलता है। आप स्क्रीन पर कैमूर और रोहतास के पास ब्लिंक करता हुआ एक सीमेंट फैक्ट्री का आइकन देख सकते हैं। अमझोर की पहाड़ी में इसका बहुत बड़ा भंडार है। अच्छा, विंध्यन मतलब चूना पत्थर, और धारवाड़ का क्या मतलब है फिर? धारवाड़ वो चट्टानें हैं जो अत्यधिक गर्मी और दबाव से अपना रूप बदल चुकी हैं और इसी वजह से इनमें बहुत कीमती धातुएं पाई जाती हैं। जैसे ही हम मैप में पूरब की तरफ मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ियों की ओर बढ़ते हैं, हमें स्लेट और बॉक्साइट मिलने लगते हैं। और सर, मैंने कहीं पढ़ा था कि बिहार में सोने का भी बहुत बड़ा भंडार है। क्या वो भी यही है? हाँ, ये सबसे चौंकाने वाला तथ्य है। आप मैप में जमुई जिले के पास एक चमकता हुआ सोने का आइकन देख रहे होंगे। जमुई और गिद्देश्वरी की पहाड़ियों में, जो मुंगेर और शेखपुरा तक फैली हैं, भारत के सर्वाधिक सोने के भंडार होने के प्रमाण मिले हैं। अरे में ये तो सच में आम धारणा को पूरी तरह बदल देता है। बिल्कुल। धारवाड़ क्रम की चट्टानें पूरे भारत में ही अपनी खनिज संपदा के लिए जानी जाती हैं और बिहार का ये दक्षिणी हिस्सा उसी का एक महत्वपूर्ण भाग है।
सर ये पहाड़ियां तो खजाने से भरी हुई हैं। खजाना तो है ही, लेकिन चलिए अगली और हमारी आखिरी मुख्य स्लाइड पर चलते हैं। ये पहाड़ियां सिर्फ खनिजों की गवाह नहीं हैं, बल्कि ये मानव इतिहास और संस्कृति की भी मूक गवाह रही हैं। इतिहास कैसे सर? मतलब इन पहाड़ियों का इतिहास से क्या लेना देना? आप स्क्रीन पर गया की पहाड़ियों का एक दृश्य देख रहे होंगे। प्रेतशिला, ब्रह्मयोनी और रामशिला पहाड़ियां। और यहीं पर एक ऐसा इंसान हुआ जिसने अपने अटूट संकल्प से भूगोल को ही बदल दिया, दशरथ मांझी। माउंटेन मैन दशरथ मांझी, जिन्होंने पहाड़ काट कर रास्ता बनाया था। हाँ, उन्होंने लगातार 22 वर्ष तक गहलौर घाट का रास्ता सिर्फ एक हथौड़े और छेनी से काटा। आप स्क्रीन पर वो कटा हुआ रास्ता देख सकते हैं। ये दिखाता है कि भूगोल इंसान की परीक्षा लेता है। इसी तरह औरंगाबाद में झुंझुनुआ की पहाड़ी है। और सर राजगीर का भी तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है ना? बिल्कुल। स्क्रीन पर अब राजगीर की 5 पहाड़ियों का एनिमेशन आ रहा है। विपुलगिरी, वैभवगिरी, उदयगिरी, सोनगिरी और रत्नागिरी। रत्नागिरी पर आज विश्व प्रसिद्ध शांति स्तूप भी है, जो एनिमेशन में सफेद रंग से हाईलाइट हो रहा है। ये 5 पहाड़ियां तो एकदम एक गोल घेरे की तरह लग रही हैं, जैसे कोई प्राकृतिक किला हो। आपने एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया, प्राकृतिक किला। प्राचीन मगध साम्राज्य का उदय इसीलिए हो पाया क्योंकि इन 5 पहाड़ियों ने उसे एक अभेद्य सुरक्षा प्रदान की थी। दुश्मनों के लिए इस घेरे को पार करना लगभग नामुमकिन था। इसके अलावा बांका का मंदार पर्वत और जहानाबाद की बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं भी तो इसी इतिहास का हिस्सा है ना? एकदम सही। तो अगर हम इस पूरे चैप्टर का निष्कर्ष निकालें तो हमने उत्तर की नवीनतम टर्शरी चट्टानों यानी शिवालिक से शुरुआत की। फिर हमने 96% हिस्से को ढकने वाले गंगा के उपजाऊ मैदान खादर और बांगर को समझा। और अंत में दक्षिण की अत्यंत प्राचीन विंध्यन और धारवाड़ चट्टानों को देखा। जी सर, ये भौतिक भूगोल असल में विविधताओं का एक महाकाव्य है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझा। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।